नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का एक टॉपिक होगा जो किसी भी मैथ बनाने के लिए, कोई भी मैथ बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी और उसका बेस होता है। हम सभी जानते हैं उसका बेस होता है क्या चीज़? फॉर्मूला। क्या चीज़ होता है? फॉर्मूला। अगर हमारा फॉर्मूला, जो चीज़ हम कोई भी मैथ बना रहे हैं, अगर हमें बेसिक फार्मूलाज जितने भी हैं अगर हम याद कर लिए हैं, हमें सब कुछ याद है, तो गणित मतलब कुछ नहीं। इसके बाद तो सिर्फ समझना है, जो क्वेश्चंस हैं उनको समझना है और उस फार्मूले पे सेट करना है। बस इतना से ही होता है, गणित कुछ नहीं है। गणित जो है, अगर उसका हमें नींव पता है, उसका बेस पता है, उसका जड़ पता है, तो टहनी तक पहुंचने में हमें देर नहीं लगती है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला। चलिए देर न करते हुए आज हम सभी फार्मूला को जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं फार्मूला को, सूत्र को। आज जो हम लोग सूत्र पढ़ेंगे उसमें होगा आयत, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, पंचभुज, अर्धवृत्त। इसके अलावा भी अलजेब्रा से संबंधित, ब्याज से संबंधित सभी फार्मूला आज पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए देखते हैं। आज का टॉपिक होगा गणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी। गणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी। ठीक है, सूत्र मतलब फॉर्मूला। ठीक है, इसे याद कर लिया तो गणित के मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है। अगर इसको याद कर लिया तो गणित का हम मास्टर बन जाएंगे। मास्टर कहने का मतलब, मास्टर किसे बोलते हैं? जिसे जिस सब्जेक्ट पर सबसे अच्छी पकड़ हो और उसी चीज़ का वो शिक्षा देता हो। तो आपके पास अगर शिक्षा रहेगी तो आप शिक्षा दीजिएगा, आप मास्टर बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो चलिए देखते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कोई भी चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 1/2 इंटू विकर्ण। विकर्ण किसे बोलते हैं? ये हो गया विकर्ण। संगत सम्मुख शीर्षलंबों का योग, जो इस पर से शीर्षलंब गिरेगा यहाँ और इस पर से शीर्षलंब यहाँ। ठीक है ना? तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू संगत सम्मुख शीर्षलंबों का योग। समझ गए? विकर्ण का मतलब ये हो गया। अगर हम वर्ग ही बनाते हैं, इसका विकर्ण क्या है? ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। तो एक विकर्ण का योग, एक विकर्ण इंटू संगत सम्मुख शीर्षलंबों का योग, जो इस पर शीर्षलंब गिरेगा उसका योग। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप। परि मतलब क्या होता है? बाहर, और माप मतलब मापना, सभी जानते हैं। मतलब बाहर का जो भाग है उसे हम परिमाप बोलते हैं। चतुर्भुज का परिमाप, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, इसका परिमाप निकल जाएगा। बस इतनी सी बात है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये जानने लायक चीज़ है और इसको समझना और इसको जानना चाहिए। जो इसके कोण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। कितना? 360 डिग्री के। ठीक है, मतलब सभी समकोण होते हैं। समकोण किसे बोलते हैं?
जो 90 डिग्री का हो। वर्ग का फॉर्मूला देखते हैं। वर्ग का विकर्ण भुजा √2, ये वर्ग हो गया, इसकी ये भुजा हो गई। अगर इसकी भुजा दिया है 4, वर्ग का विकर्ण हमें निकालना है, मतलब इसकी लंबाई निकालनी है अगर, तो √2 × 4, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का परिमाप, वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, उसको वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, किसी भी चतुर्भुज में 4 ही भुजाएं होती हैं। चारों भुजाओं अगर वर्ग है तो 4 और इंटू भुजा, ए से हम भुजा को इंगित करते हैं। और वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा, क्योंकि भुजा सभी आपस में बराबर होती है, तो भुजा का स्क्वायर, ठीक है। या भुजा नहीं दिया गया है, विकर्ण दिया गया है, और भुजा ऐसा भी होता है, भुजा की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दी गई है, लंबाई चौड़ाई क्या है भुजा कुछ पता ही नहीं है, विकर्ण दिया है, तो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। जितनी विकर्ण की, एक विकर्ण की लंबाई होती उतनी ही दूसरी विकर्ण की भी लंबाई होगी, ठीक है। तो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आयत के सूत्र में, आयत का विकर्ण क्या होता है, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये 2 नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है। आयत का विकर्ण निकालने के लिए √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत क्या होता है, जिसके समानांतर जो भुजाएं हैं, समानांतर भुजाएं जो हैं, जो इसके सामने की ये भुजा है, इसके सामने की ये भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। इसके बराबर ये होगी और इसके बराबर ये होगी। आयत का परिमाप, फिर वही बात है, परिमाप मतलब बाहर का, बाहर अगर हम निकालना है तो 2 2 भुजाएं तो बराबर है ना आपस में, ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा इसके बराबर है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, लंबाई और प्लस चौड़ाई, बस जो बाहर का परिमाप है वो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के सूत्र। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुना ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना, बस थोड़ा फिगर इधर उधर हो जाता है। भुजा व विकर्ण में संबंध, प्रथम विकर्ण का स्क्वायर प्लस द्वितीय विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू प्रथम भुजा का स्क्वायर प्लस द्वितीय भुजा का स्क्वायर। प्रथम विकर्ण का स्क्वायर प्लस द्वितीय विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 इंटू प्रथम भुजा का स्क्वायर प्लस द्वितीय भुजा का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जो बराबर हो, एज ए वर्ग। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू प्रथम विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या 4 गुना भुजा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल √ भुजा का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर और विकर्ण का। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सभी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ही हैं, आधार गुना ऊंचाई। और समचतुर्भुज का अगर परिमाप पूछते तो 4 गुना भुजा। आ गया ना वर्ग का, हाँ।
4 गुना भुजा। अगर एक चीज़ एक बार फार्मूला आप याद कर लेंगे, उससे कई फार्मूले निकलते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग, हमने पहले भी पढ़ा था। सेम वही चीज़ है, मतलब कि एक चीज़ अगर आपने याद कर लिया तो उससे कईयों ऐसे फार्मूलाज हैं जो याद हो जाएंगे आपको। पतंग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। पतंग क्या होता है? पतंग भी एक चतुर्भुज ही है। पतंग क्या है? एक चतुर्भुज है। पतंग का परिमाप निकालना होगा चारों भुजाओं का योग, ठीक है। चारों भुजाओं का योग निकाल देंगे, पतंग का परिमाप निकल जाएगा। पतंग भी तो एक चतुर्भुज ही है। हाँ, नेक्स्ट। अच्छा, ऐसा करते हैं, आप लोग को मैं लिख के समझाता हूँ, इससे अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा वो, है ना। चलिए आप लोग को हम लिख के बताते हैं। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं बीज गणित का। किसका? बीज गणित। इसको बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है। इसमें होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको हम करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? अब इसी फार्मूला से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, आपको बताते हैं। इससे इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे हुआ? ए प्लस बी को हम यहीं छोड़ देंगे, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर है, बराबर के इधर है, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। एक फार्मूला बन गया ना। ऐसे फार्मूला बनाते हैं। एक फार्मूला याद कीजिए, उसे उसी से हम फार्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अगर सेम ऐसे ही होगा ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर इसमें पूछ दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सेम वही चीज़ है। एक फार्मूला से हमने दो फार्मूला, अगर मान लो कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछ दिया, ठीक है, तो उससे निकाल लेंगे ना हम। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab², ऐसे भी लिखते हैं। अगर इससे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमें निकालना है, ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, ये इधर आएगा तो -3ab अंडर कोस्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी ये इसको नहीं थी, जो कोस्ट में है वो बराबर कि इधर जाए या उधर जाए, इसका मान नहीं बदलता है, इसको ध्यान रखिएगा। ए प्लस बी इधर है, ये इधर भी आएगा तो ए प्लस बी ही आएगा, और इधर जाएगा तो ए प्लस बी ही जाएगा, ये माइनस नहीं होता है, जो कोष्ठक में होता है उसका मान नहीं बदलता है, ठीक है ना। चलिए अगर इसी को हम देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू -3ab कोष्ट में ए प्लस बी, इसको ऐसे लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू -3ab -3ab, ये ए और ए मिलके a² और बी और बी मिलके b², ठीक है। अगर इसमें से ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ दे तो एक फार्मूला और बन जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab अंडर कोस्ट ए प्लस बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये हो गया, इसके बाद देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 बाहर कर लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब इसमें से पूछ दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर प्लस में है, ये प्लस में है, प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2 कोष्ट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अगर इसी को होल क्यू में पूछे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ठीक है, अगर इसी को होल क्यू में पूछे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, प्लस क्यू है तो 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca, अगर इसी 3 को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ओ सॉरी ये सब प्लस में होगा, ठीक है ना, देखो लिखना भूल गया मैं, ठीक है। अब समझ में आया। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछते, इसमें भी होगा ना, मान लो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू, इसका फार्मूला पूछते हमसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ये तो आँख बंद करके लिख देना है। अगर क्यू है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू लिख देंगे, इतना तक तो क्लियर रहेगा ना। इसके बाद उधर प्लस में था, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। और 3 हम कॉमन निकाले थे तो 3 कॉमन निकाल देंगे, ए बी प्लस सी और सी प्लस ए,
ठीक है, बस इतना सही काम है। तो एक आप फार्मूला याद करते हैं, उससे तो 2-3 फार्मूला बन जाएंगे। ये आपके माइंड की चीज़ें हैं और यही सोचना है और इसी को समझना है और इसी के बेस पे गणित बनते हैं और कुछ विशेष कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। एक चीज़ हम जानते हैं, एक चीज़ और है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी को आपस में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। फार्मूला क्या होता है, इजकल टू का मतलब क्या होता है, जितना इधर का मान है उतना ही इधर का मान होगा। मतलब इसको हम तोड़ेंगे तो इतना आएगा और इसको तोड़ेंगे तो इतना आएगा। यही फार्मूला है और इसी को देखना है, इसी को रटना है और इसी को समझना है। रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त का हमने एक चैप्टर लिया था और वृत्त के बारे में हमने बेसिक तरीके से समझाया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेंगे उस वीडियो को। हमने वृत्त के बारे में बहुत अच्छे तरह से समझाया हुआ है। जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं बता दूंगा। वृत्त जो है उसकी एक त्रिज्या होती है और एक व्यास होता है और एक सर्किल का जो है परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर व्यास निकालेंगे तो होता है 2r। 2r क्यों होता है, क्योंकि इसका माई बाप नहीं है इसलिए 2r हो गया। नहीं, देखो जो वृत्त है उस सेंटर से जितनी दूरी इधर होगी उतनी ही दूरी इधर होगी। मतलब एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, दोनों मिला के कितनी त्रिज्याएँ हो गई, 2, एक ये और एक ये। मतलब कि 2 इंटू आर रेडियस, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है d इजकल टू 2r। मतलब कि जितना व्यास होता है उसका 2 गुना अगर त्रिज्या होगा। एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या मिल करके एक व्यास का निर्माण करती है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो व्यास होता है वो एक त्रिज्या के दुगना होता है। सिंपल सी बात है। d/2 कर सकते हैं बराबर r, एक त्रिज्या बराबर d/2, ठीक है। कैसे, d बराबर 2r है तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर से आएगा तो भागे में हो जाएगा d/2, ये वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी ऐसे। और वृत्त की अगर परिधि निकालनी हो, क्या परिधि निकालनी तो 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। अगर इसको 2 पाई r को 2 पाई r 2 गुना 22/7 गुना r, इसको हम लिख सकते हैं 44/7 गुना r। ये भी एक फार्मूला हो गया, परिधि बराबर 44/7 गुना r। सीधा जब तक हम 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या का मान रखेंगे उससे सीधा सिंपल सा है 44/7 गुना r त्रिज्या, ठीक है। और देखते हैं वृत्त की अगर एक त्रिज्या जो मान लीजिए वृत्त की परिधि हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई, और अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का मतलब क्या होगा, एक वृत्त हो गया उसका आधा भाग, ये जो भाग हो गया ये अर्धवृत्त का हो गया, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा 2, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और बटा 2, ये 2 ही भाग में कट रहा है ना। ये वृत्त है, एक भाग इधर हो गया एक भाग इधर हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर और बटा 2, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा चलिए एक चीज़ और देखते हैं। और इसी अर्धवृत्त का अगर परिमिति निकालना हो, परिधि निकालना हो तो ऐसे होगा ना वृत्त,
यही होगा ना, ये वृत्त हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। क्यों होता है? पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 पाई आर से हम अगर बटा 2 कर दिए मतलब आधा वृत्त हो गया। आधा वृत्त से 2 से 2 कट गया तो पाई आर तो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस भाग का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन ये भी तो है, इसमें 2 त्रिज्या तो है, तो पाई आर प्लस डी भी लिख सकते हैं, या पाई आर प्लस आर गुना आर भी लिख सकते हैं, या पाई आर प्लस 2r भी लिख सकते हैं। सॉरी, आर प्लस आर। ठीक है, एक ये आर हो गया और एक ये आर हो गया, मतलब 2 त्रिज्या हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसका एक वृत्त है, ये सेंटर से एक त्रिज्या, इसमें 2 त्रिज्याएं हैं, और हमें इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दिया, पूरे वृत्त का कितने डिग्री का कोण बनता है? 360, ये सभी जानते हैं। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दें तो थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, जो कहने का मतलब है कि पूरा का 360 हो गया थीटा, और इसको वृत्त के पूरे क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल में से हमको इसको निकालना है, तो उससे पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देंगे। जो मान आ जाएगा वो हमारा ये त्रिज्या खंड का, किसका आएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम घन का देख लेते हैं। घन आप जानते हैं ना, ये हो गया घन। तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 1, ये 2, 3, 4, एक सामने वाला 5, एक पीछे वाला 6। ठीक है ना, तो घन का अगर हमें मान ली इसका आयतन निकलता है, क्या निकलता है? घन का आयतन, आयतन घन का अगर आयतन निकालेंगे तो इसको बोलते हैं भुजा क्यू। क्या बोलते हैं? भुजा क्यू, मतलब भुजा गुना भुजा अगुना भुजा, ए गुना ए अगुना ए, यही होता है इसका आयतन। और अगर इसका परिमाप निकालना हो, इसका अगर परिमाप निकालना हो तो हो जाएगा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्यों होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ऐसे इसमें कितने वर्ग होंगे? 4 वर्ग होंगे। ठीक है, तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और मान लीजिए घन का कोई एक किनारा निकालना हो, घन का कोई एक किनारा निकालना हो, क्या? किनारा। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं पता है? 3 अंडर रूट आयतन। जो आयतन अगर हमें दिया हुआ हो, घन का किनारा निकालना हो तो 3 अंडर रूट आयतन, इससे भी निकल जाएगा। या अंडर रूट में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और बाई 6 ही सतह होते हैं ना उसमें, तो जितना क्षेत्रफल होगा उसे 6 से भाग दे देंगे, उसका किनारा निकल जाएगा। अगर घन का विकर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो? विकर्ण। अगर विकर्ण निकालना हो तो अंडर रूट 3 इंटू भुजा, अंडर रूट 3 इंटू भुजा घन का विकर्ण निकल जाएगा। अब एक बार घनाभ का देख लेते हैं। घनाभ ऐसे आयत टाइप का होता है, ये हो गया, ये हो गया,
इसको बोलते हैं घनाभ। ठीक है, तो घनाभ का अगर आयतन निकालना हो, आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। आयत में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसमें ऊंचाई भी होता है, इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अगर इसका परिमाप निकालना हो, इसका परिमाप, इसका परिमाप निकालना हो हमें, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आयत क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। लेकिन इसमें क्या है, ऊंचाई। अगर आपने आयत का याद कर लिया है तो घनाभ याद हो जाएगा, और वर्ग याद किया है तो घन याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद घनाभ का अगर विकर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो, विकर्ण। घनाभ का हमें विकर्ण निकालना हो, सीधा अंडर रूट में करिए और लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, रूट में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे, विकर्ण हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ठीक, एक सूत्र आप याद करिए और सारे के सारे सूत्र याद हो जाएंगे। मान लीजिए कभी घनाभ में जैसे कोई कमरा के बारे में दे दिया कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऐसा भी होता है ना, क्योंकि कमरा जो है वो घनाभ टाइप का ही होता है। तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछता है, चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है तो 2 गुना ऊंचाई, 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें बेलन का आयतन प्राप्त करना हो, बेलन का अगर हमें आयतन निकालना हो, ठीक है, बेलन का आयतन निकालना हो, जो बेलनाकार हो और उसका आयतन निकालना हो, तो आयतन बराबर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एच क्यों होगा, वृत्त के पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है। लेकिन बेलनाकार कोई भी चीज़ हो गया, ड्रम, जैसे ड्रम है जिसमें पानी भरते हैं, टंकी है, उसमें क्या होती है, ऊंचाई होती है, तो उसमें ऊंचाई भी होती है, इसलिए उसमें पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और मान लो बेलन की ऊंचाई हमें नहीं मालूम नहीं है, अगर ऊंचाई नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, ऊंचाई नहीं होगी तो आयतन होगा। ठीक है, तो आयतन और बटा पाई आर स्क्वायर, ये इधर है, इधर जाएगा तो बटा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एक सूत्र से कई सूत्र बनाते हैं। ठीक है, अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, बेलन हो गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी हो गया, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो 2 पाई आर
2πr। 2πr क्यों हुआ? क्योंकि इसका और इसका भी तो निकालना है ना हमें। 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका? बेलन का। ठीक है, नेक्स्ट शंकु का देखते हैं। शंकु कैसा होता है? ये हो गया शंकु। शंकु का अगर आयतन पूछे, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h। इसका हो जाएगा πr² और इसके लिए h। ठीक है, आयतन बराबर 1/3 πr² और h। ठीक है, और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब आधा, वक्र मतलब आधा पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्या करेंगे? ये होता है L और ये होता है H। ठीक है, ये तिर्यक लंबाई बोलते हैं इसको, जो तिरछी लंबाई है इसको L से हम सूचित करते हैं और इसको H से करते हैं। इसको आपको फ्रेश फिगर बनाता हूँ मैं। ये हो गया शंकु, इसका ये हो गया H और ये हो गया L, ये हो गया R। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछ दे कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई R और L। ठीक है, पाई R और ये L वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब गोला का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला कैसा होता है? जैसे फुटबॉल, जो फुटबॉल है वो गोला है, फुटबॉल। तो इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो पाई R², इसमें 4 लगा देंगे। ठीक है, और आयतन अगर पूछता है, आयतन पूछता है तो 4/3 πr³, 4/3 πr³। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ प्रतिशत के सूत्र जैसे बताते हैं। प्रतिशत के सूत्र में क्या होता है? लाभ, हानि, क्रय मूल्य, हाँ, विक्रय मूल्य, मूलधन, और क्या होगा? मिश्र धन, यही सब चीज़ें होती है ना। तो इस पे अगर हम कोई फार्मूला बनाते हैं तो कैसे होता है? अगर लाभ पूछता है तो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कहने का मतलब है कोई सामान हमने 50 रुपये में बेच दिया, अगर उसको 40 रुपये में ख़रीदा था तो कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपया। ऐसा ही होता है ना। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। ठीक है, अगर हानि निकालना हो तो इसी को पलट देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हमने 50 रुपये का चीज़ खरीदा और 40 रुपये में इसको बेचा तो 10 रुपये क्या हुआ? हानि हुआ।
ठीक है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर इसी को प्रतिशत में पूछता है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, तो क्या हो जाएगा, लाभ क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य के कितना लाभ, क्रय मूल्य का लाभ, क्रय मूल्य का लाभ और गुना 100। और हानि का पूछे तो क्रय मूल्य, अगर प्रतिशत हानि पूछे तो क्रय मूल्य का हानि और गुना 100, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य पूछे, लाभ का विक्रय मूल्य पूछता है, विक्रय मूल्य क्या पूछता है, विक्रय मूल्य अगर पूछता है तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और प्लस लाभ, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और अगर विक्रय मूल्य हानि का पूछता है, अगर हानि हुआ है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। अब देखते हैं हम, जैसे एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ हम अगर देते हैं, मान लीजिए लॉसो, लॉसो, लॉसो में क्या होता है, पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा में मसो, क्या निकल जाएगा हमारा, लॉसो। अगर हम लॉसो और मसो दोनों दिया हुआ है, लॉसो गुना मसो बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में क्या हो जाएगी हमारी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। अगर मान लो पहली संख्या, इसी में से देखो पहली संख्या मान लो पूछ दिया, पहली संख्या पूछ दिया, तो ये जो है दूसरी संख्या लॉसा गुना मसा बटा में दूसरी संख्या हो जाएगी। अगर दूसरी संख्या पूछ दिया, दूसरी संख्या पूछ दिया तो एलसीएम गुना एचसीएम बटा में पहली संख्या, बस इतना सही फॉर्मूला है। और इसी को अगर चक्रवृद्धि ब्याज में अगर चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम चलते हैं, मान लो कि मिश्र धन निकालना हो, हमें क्या निकालना हो, मिश्र धन ए, तो फार्मूला होता है P1 प्लस R बटा में 100T। R मतलब होता है दर, P मतलब होता है मूलधन, ठीक है, और T मतलब होता है समय, ठीक है। अगर हम और किस चीज़ का बता दें आपको, ट्रिगोमेट्री का नहीं, ट्रिगोमेट्री का अलग से बनाएंगे, ट्रिगोमेट्री में बहुत सारे फार्मूला हैं, इसलिए ट्रिगोमेट्री का आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको ट्रिगोमेट्री के सारे सूत्र बताएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीज़ बताएंगे उसमें। ट्रिगोमेट्री में एडवांस मैथ में आपको दो त्रिकोणमितीय कोण का सूत्र क्या होता है, तीन त्रिकोणमितीय सूत्र का क्या होता है, त्रिकोणमितीय दो कोणों का अंतर योग ऐसे कैसे होता है, कोस थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कौन से थीटा का कितना मान होता है, कोस 60 डिग्री का, कोस 30 डिग्री का, साइन 30 का, साइन 60 डिग्री का, ये सब चीज़ का उसमें मान भी आपको लिखवा देंगे और बता देंगे। सबका पीएच मान क्या होता है, ये सब कुछ, सामान्य सूत्र क्या होता है, असामान्य सूत्र क्या है, त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं, कितने फलनों में अध्ययन किया जाता है,
उसका क्षेत्रफलन में होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक ट्रिगोनोमेट्री का स्पेशल इसका एक फार्मूला का कल ही एक वीडियो डाल देंगे आपको कि ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि, धन्यवाद।